मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि रचनानुवाद कौमुदी में हम लोग भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। पहले मंगलाचरण पढ़े, उसके बाद भाग 1 में हमने पढ़ा कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, संस्कृत शब्द बना कैसे है। तो एक बार और चर्चा कर लेंगे, पुनरावलोकन करते हुए आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, कई धातु है, अक्त प्रत्यय है। और सुट का आगम सम परिभ्याम का हो तो भूषण सूत्र से हुआ है। तो मित्रों यहाँ थोड़ा एक प्रकाश डाल देंगे कि अभी माध्यमिक टीजीटी का इंटरव्यू चल रहा है और एक्सपर्ट द्वारा पूछा गया है यह प्रश्न कि संस्कृत शब्द बना कैसे है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर कोई भी पूछता है तो संस्कृत में सम उपसर्ग होगा, कई धातु होगी और सुट का आगम होगा और अक्त प्रत्यय होगा। तो सुट का आगम हुआ है तो किस सूत्र से, यह भी एक प्रश्न नया बन सकता है। तो एक सूत्र हम अब आपको बताए थे कि सम परिभ्याम करो तो भूषय सूत्र से सुट का आगम हुआ है। क्या कहता है यह सूत्र? कहता है सम उपसर्ग और पर उपसर्ग के बाद अगर कई किसी भूषा अर्थ में या अलंकरण अर्थ में आए तो वहाँ सुट का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत शब्द बना कैसे है यह हम लोग जान लिए। अब संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा। शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी अभी पूछा गया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हमने पढ़ा कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहाँ एक और आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि प्रथम पुरुष को हम और किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जा सकता है। तो मित्रों अगर जब यह प्रश्न आएगा तो आपको बताना होगा कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में 2 बार विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जा सकता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा, हम बताए थे कि कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। इसका आगे जब अध्यायों में इसका जब अवसर आएगा तब उसको बताएंगे। और लकार, यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। चाहे संस्कृत का कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह इंटरव्यू हो, तो लकार से प्रश्न एक बनता है। पूछा जाएगा कि लकार कितने होते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही होगा कि लकार कितने होते हैं। तो आप कहेंगे लकारों की संख्या 10 है। एक और लकार होता है लेट लकार, उसका प्रयोग वेदों में होता है, इसलिए हम लकार 10 ही मानते हैं। ठीक। अब उसके बाद आते हैं वो 10 लकार है कौन कौन से। तो लट लकार, लट लकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वर्तमान काल में। कहाँ करेंगे? वर्तमान काल में। उसके बाद आता है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हम करेंगे आज्ञा के अर्थ में। अगर हम किसी को कोई चीज़ आज्ञा देते हैं, जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तो यहाँ लोट लकार का क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो तुम मध्यम पुरुष का है तुम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा, तुम पठसि, ऐसा होगा। और मित्रों आपको एक बात बता दें कि बिना अनुवाद के आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी अनुवाद पूछा जा रहा है, वो भी सामान्य अनुवाद, बहुत सरल अनुवाद। अगर आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको अनुवाद करना पड़ेगा। और क्या है? उसके बाद तीसरा लकार आता है लंग लकार। लंग लकार को क्या कहते हैं? भूतकाल। लंग लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल। किस भूत में? अनद्यतन भूतकाल।
प्रश्न बनेगा कि अनद्यतन भूतकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अनद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा लेट लकार वो भविष्यत काल के में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मित्रों इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि इसको हम एक बार पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसको दोहराते हुए फिर आगे चलते हैं। क्योंकि व्याकरण क्षय लुप्तम, व्याकरण क्षय हमें लुप्त हो जाता है जब तक आप इसको बार बार देखेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं। आपको व्याकरण पढ़ने में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। आइए फिर उसके बाद आता है आशीर्लिंग लिंग, आशीर्वाद देने के अर्थ में। फिर लुंग लकार सामान्य भूतकाल में, और लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में, और लिंग लकार मतलब हेतु हेतुमत भूत या भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हम सेकंड वीडियो तक पढ़ चुके थे। अब धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं, एक प्रश्न बनेगा कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो धातुएं 3 प्रकार की, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी और एक उभयपदी। मित्रों आपको यहाँ 1 मिनट और प्रश्न बता देंगे। अभी अभी इंटरव्यू में पूछा गया था कि परस्मैपदी और परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु में क्या अंतर है, अभी पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तिंग प्रत्यय इसमें यह आत्मनेपदी में चलता है, यह परस्मैपदी में चलता है। और कुछ धातुएं हैं उभयपदी में चलते हैं, मतलब पठति पठतः पठन्ति चलता है, यह परस्मैपदी हो जाएगा। और लभते लभेते लभन्ते चलता है, वह आत्मनेपदी में हो जाएगा। ठीक है। और दोनों में जो प्रत्यय हैं वो प्रत्ययों के कारण थोड़ा अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि संस्कृत में इन धातुओं को विभाजन करने के लिए 10 गणों को बताया गया है। तो एक प्रश्न और बनेगा कि धातुओं के विभाजन किस में किया गया है, तो गणों में किया गया है। किसमें, 10 गण में। सामने लिख दिया यहाँ कि संस्कृत के 10 गण धातुओं के विभाग होते हैं, अर्थात धातुओं को 10 गणों में या 10 समूहों में बांटा गया है। और क्या है, प्रत्येक धातु किसी एक गण में आती है, जैसे चाहे वह भवादि गण हो, चाहे अदादि गण हो, चाहे तुदादि गण हो, उसमें आती है। इसके बाद क्या है, धातु और प्रत्यय के बीच में विकिरण लगता है। कैसे, अब आगे बताएंगे। जैसे भू धातु है और भू में हम इसका तिंग प्रत्यय का जब तिप लगाएंगे तो भू और तिप के बीच में एक विकिरण लगता है, वह सप विकिरण है। जब यह धातु को जब आप सिद्धि करने लगेंगे तब पता चलता है कि धूप मतलब भू और फिर उसमें विकिरण, फिर उसके बाद तिप जोड़ के तब भवती बनता है। ये आगे जब प्रसंग आएगा, जब आप लोग प्रौढ़ हो जाएंगे तब यह चीज़ बताएंगे, तब आपको समझ में आएगी। उसके बाद आते हैं, इनके आधार पे ही गणों का विभाग किया गया है। ए विकिरण लट लोट लंग और विधिलिंग में है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वह इंटरव्यू की दृष्टि से हो। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकिरण किस लकार में लगता है, विकिरण किन लकारों में लगता है और किन लकारों में नहीं लगता है। तो विकिरण सिर्फ 4 लकार में लगता है। किसमें, एक लट लकार में लगेगा, लोट लकार में लगेगा, लंग लकार में लगेगा और विधिलिंग लकार में लगेगा विकिरण। इसके अलावा जो 6 लकार हैं उसमें विकिरण नहीं लगते हैं। इन्हीं को हम आगे जब प्रसंग आएगा तो सार्वधातुक और आर्ध धातुक के माध्यम से आपको समझाएंगे। अब आइए, अन्य 6 लकारों में विकिरण नहीं होते हैं, हमने लिख दिया है। प्रत्येक गण में तीनों प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी माने कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मैपदी में भी चलती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपदी में भी चलती हैं। तो मित्रों अब इसके बाद हम गण 10 गण हैं, 10 गणों के बारे में हम बताएंगे। और वहाँ से आपको बता दें, एक 68,500 की लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें पूछ दिया था
कि दा धातु किस गण की है। और आपको बता दें, चाहे कोई भी कंपटीशन रहा हो, इतना बहुत क्लिष्ट है और बहुत अंदर से पूछा गया प्रश्न है कि दा धातु किस गण की है। तो मित्रों, जब 68,500 प्राइमरी की परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इस तुलना कीजिए, विचार कीजिए कि मतलब गण कितने महत्वपूर्ण हैं। हम आपको गणों को बताएंगे, एक एक गण की कम से कम 10-10 मुख्य धातुएं बता देंगे, और जब भी पूछा जाएगा तो जो प्रचलित धातुएं हैं प्रत्येक गण की, उसी में से पूछता है। तो हम 10 गण को बताएंगे तब, ठीक है। और मित्रों, आज के लिए नमस्कार। और अब अगले वीडियो में हम 10 गणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली कई दिनों बाद आए हैं, इसलिए हमने कहा जब जो पुराना पढ़ाया गया है उसको देख के तब चलें। नमस्कार।